कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो कल से वो भी नहीं आएंगे। देखो, मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। मैं आज से इस जमीन पे काम लगवा रही हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ आने जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जिद है तो मेरी भी जिद है, मैं आज तो यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम अपनी बेइज्जती ही करवाना चाहती हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। आरती एक गरीब लड़की थी जिसकी शादी भी एक गरीब परिवार में हुई थी, लेकिन उसे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते थे। वो अपने पति राम के साथ वेज पकोड़े का स्टॉल चलाती थी। एक दिन वो अपने पति के पास जाती है और कहती है, सुनिए जी, कल मैंने माँ जी को बोला था कि बाजार जाके कुछ सब्जियाँ ले आए क्योंकि पकोड़े बनाने हैं, लेकिन शायद उनके दिमाग से निकल गया। अब हम कल स्टॉल पर पकोड़े कैसे बनाएंगे? अरे तुम बहुत जल्दी चिंता करने लगती हो, तुम शांत रहो, सब हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा जी? अब हम इतनी रात में सब्जियाँ कहाँ से ले आएंगे और सुबह ही स्टॉल लगानी है हमें। अरे यार, हम तो 9-10 बजे स्टॉल लगाते हैं। मैं उससे पहले ही 4 बजे वाली मंडी में चला जाऊंगा और वहाँ से ताजी और सस्ती सब्जियाँ भी मिल जाएंगी। हाँ, ये चीज तो मैंने सोची ही नहीं। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, इससे हमारे पैसों की काफी बचत हो जाएगी। अरे बिल्कुल, अब तो शांति से सो जाओ, सुबह 4 बजे उठना भी तो है। हाँ, चलिए, चलो सोते हैं। आरती और राम दोनों सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर आराम से सो जाते हैं। कुछ देर बाद सुबह अलार्म बजता है और दोनों मियाँ बीवी तैयार होकर मंडी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो बहुत सारी सब्जियां लेकर घर आते हैं। तभी आरती की सास कुसुम उससे बोलती है, बहू, तुम दोनों सुबह सुबह मंडी चले गए थे क्या? हाँ माँ जी, वो वेज पकोड़े बनाने के लिए सब्जी नहीं थी तो हमें जाना पड़ गया। मुझे माफ कर दे बहू, कल तूने मुझे सब्जी लाने के लिए बोला और मेरे दिमाग से ही उतर गया। अरे नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ माँ जी जो आप कल सब्जी नहीं लाई, क्योंकि अगर आप सब्जी ले आती तो मैं बड़ी मंडी नहीं जा पाती और इतनी सारी सब्जियाँ भी नहीं ला पाती। हाँ बहू, सब्जियाँ तो बहुत सारी ले आई है। कितने पैसे खर्च किए? माँ जी, जितने पैसे मैंने आपको लाने के लिए देती हूँ ना, उतने में ही लाई हूँ। बस फर्क इतना है, यहाँ के लोग 4 पैसे बढ़ाकर बोलते हैं हर सब्जी में, वहाँ वही सब्जी सस्ते में मिल जाती है और तो और ज्यादा मिल जाती है। बहू, मैं क्या सोच रही हूँ, अगली बार से हम वहीं से सब्जियाँ लाया करेंगे। यहाँ से महंगी सब्जियाँ क्यों ले हम? चलो अच्छा है, फिर तो आप लोग ही चले जाना, मुझे सुबह सुबह अपनी नींद नहीं खराब करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब तुम लोग जाओ, वरना तुम्हें स्टॉल लगाने में देर हो जाएगी। आप सही कह रही हैं माँ जी। राम और आरती पकोड़े बनाने के लिए सब्जियों को अपने स्टॉल पर रखकर बाजार के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर पकोड़े बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहां एक केशव नाम का आदमी आता है। बहन, 1 प्लेट पकोड़े लगाना। भैया, आप कौन से पकोड़े खाओगे? मेरे ख्याल से वेज पकोड़े की दुकान है, तो वही चाहिए होगा ना। अरे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है कि कौन से वेज पकोड़े खाओगे आप। मेथी के पकोड़े, प्याज के पकोड़े या आलू के या मूली के पकोड़े? एक काम कीजिए, सब कुछ को मिक्स करके दे दो मुझे। अच्छा ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी देती हूँ। आरती केशव को सभी तरह के पकोड़े एक प्लेट में लगा कर दे देती है, जिसे खाकर केशव को बहुत मजा आता है और उस दिन के बाद से केशव रोज उस दुकान पर पकोड़े खाने के लिए जाता था। साथ ही अपने साथ लोगों को भी लेकर आता था। आरती के वेज पकोड़े की दुकान काफी अच्छी चलने लगी थी। दिन बीतते हैं, तभी वहाँ पर एक कल्याणी नाम की औरत आती है और उनसे बोलती है, तुम लोग जल्दी से इस जमीन को खाली करो, ये जमीन मेरी है, मेरी। आप हो कौन और आप हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रही हो? शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि ये मेरी जमीन है। मैंने क्या कहा है तुम्हें कि इस जमीन को खाली करो, उसके बाद भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो। वो तो मुझे समझ आ ही गया है, लेकिन अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। हम जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ काम जमा हुआ है। अगर हम ऐसे चले गए तो हमारे ग्राहक टूट जाएंगे। ये मेरी परेशानी नहीं है, तुम लोगों को क्या करना है क्या नहीं ये तुम जानो। मुझे तो बस कल तक ये जमीन खाली चाहिए, वरना एक एक का स्टॉल उठाकर फिकवा दूंगी। आपके पास भगवान ने कोई कमी नहीं दी है, फिर भी आप गरीब के पेट पर लात क्यों मार रही हो? हमें थोड़े दिनों का समय तो दीजिए, हम जैसे ही कहीं और अपना काम जमा लेंगे उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, मैं तुम जैसी भिखारियों को एक भी दिन का समय नहीं दे सकती। कल मतलब कल, अगर कल तक तुम लोगों ने ये जमीन खाली नहीं की ना
तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कल्याणी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद आरती भी अपना स्टॉल लेकर घर चली जाती है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसका पति और उसकी सास बोलती है, क्या हुआ आरती तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे स्टॉल पर कुछ हुआ है क्या? हाँ जी, आज स्टॉल पर बहुत तमाशा हुआ। कोई कल्याणी नाम की औरत आई थी, बोल रही थी कल तक इस जगह को खाली कर देना। वो जगह उसने खरीद ली है। उसी से मेरी बहस हो गई। बहुत ही घमंडी औरत थी वो। कोई बात नहीं, जाने दो यार। ये चीज आज नहीं तो कल तो होनी ही थी। और भला हम कब तक किसी और की जगह पर काम करते रहेंगे? अरे तुम चिंता मत करो, हम अपने वेज पकोड़े का स्टॉल कहीं और जगह पर लगाएंगे। अजी, आपको कभी किसी चीज की चिंता होती है? जो आज होगी कल हमारी वो जगह छिन जाएगी। मुझे अपना स्टॉल वहीं लगाना है बस। यार तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अरे जो अभी जाके उस औरत से उसकी जमीन खरीद लूंगा। हल कुछ नहीं निकलेगा, बस हमारा चलता फिरता काम रुक जाएगा और कुछ नहीं। जिसके बाद हमारा घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। भगवान जाने अब क्या ही होगा। आरती इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन आरती अपना वेज पकोड़े का स्टॉल लेकर उसी जगह पर पहुंच जाती है। तभी कल्याणी कुछ लोगों को लेकर वहां आ जाती है और बोलती है, तुझे बोला था ना कि कल से यहाँ कोई नहीं दिखाई देना चाहिए, तो भी तुम यहाँ आ गई। देखिए, मैं बस आज के लिए आई हूँ। आज मैं अपने सभी रोज आने वाले ग्राहकों को बता दूंगी कि कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगी, तो कल से वो भी नहीं आएंगे। देखो, मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। मैं आज से इस जमीन पे काम लगवा रही हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ आने जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जिद है तो मेरी भी जिद है। मैं आज तो यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम अपनी बेइज्जती ही करवाना चाहती हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। कल्याणी इतना कहकर अपने साथ आए हुए आदमियों को कहकर आरती के स्टॉल का सामान फेंकवाने लगती है। तभी वहाँ केशव आ जाता है। केशव को देखकर कल्याणी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि कल्याणी का पति था। तभी वो बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ आरती के वेज पकोड़े खाने आया था, लेकिन तुम इन गरीबों के साथ क्या कर रही हो? आप इस गरीब के हाथों के बने हुए पकोड़े खाते हैं? हाँ खाता हूँ, क्योंकि गरीबों से नफरत तुम्हें है, मुझे नहीं। तो मैं तो खा ही सकता हूँ ना। और ये भी तो हमारी तरह इंसान है। इंसान होते हैं, लेकिन इनमें और हमारे में बहुत फर्क है। इनकी हैसियत देखो, हमारी हैसियत देखो, कितना बड़ा फासला है हम दोनों की हैसियत में, जो कि शायद आप भूल रहे हो। अब मुझे समझ आया तुम ये जमीन क्यों खरीदना चाहती थी, ताकि तुम गरीबों को निकाल सको यहाँ से। चलो देर ही सही, लेकिन आपको मेरी बात समझ तो आई ना? यही बहुत बड़ी बात है। कल्याणी और केशव आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी आरती अपने स्टॉल का सारा सामान उठाकर अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद केशव भी वहां से चला जाता है और कल्याणी लोगों से कहकर अपनी जमीन पर काम शुरू करवा देती है। दिन बीतते हैं और केशव आरती का पता लगाते हुए उसके घर पहुंच जाता है। केशव को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी आरती बोलती है, केशव भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? दिल से ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, तो आप कैसे नहीं मिलती? मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। वो क्या है ना, उसे अमीरी का कुछ ज्यादा ही घमंड है। कोई बात नहीं भैया, मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आप बताइए, आप यहाँ पर क्यों आए हो? मैं आपको ये बताने आया हूँ, कल से आप मेरे ऑफिस के बाहर अपना स्टॉल लगा सकती हैं। वो जगह पुरानी जगह से ज्यादा दूर भी नहीं है, और मैं और मेरे ऑफिस वाले सब आएंगे आपके यहाँ खाने के लिए, आपके वेज पकोड़े। केशव की बात सुनकर आरती की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और कुसुम की गरीब बहू का वेज पकोड़े का स्टॉल फिर से चल पड़ता है और सभी फिर से खुशी से रहने लगते हैं। सीमा की शादी के कुछ साल पहले ही एक बेटी होती है जिसका नाम ईशा रखते हैं। सीमा की बेटी ईशा काली होती है, फिर भी सीमा और विशाल अपनी बेटी ईशा को बहुत प्यार करते हैं। एक दिन सीमा और विशाल अपनी बेटी के जन्मदिन पर मंदिर पहुंचते हैं। ईशा 2 साल की हो जाती है और सीमा और उसका पति मंदिर पहुंच जाते हैं। देखते हैं मंदिर के बाहर एक छोटी सी बच्ची तौलिए में लिपटी हुई रो रही होती है। अरे ये बच्ची किसकी है? ये तो बहुत रो रही है, शायद इसको भूख लगी है। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। सीमा, मुझे लगता है कोई इसे यहाँ जानबूझ के छोड़ के चला गया। इतनी प्यारी बच्ची है, इसे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता है कोई? लगता है जिसके घर में ये हुई होगी उसे लड़के की उम्मीद होगी। विशाल, क्यों ना हम इसे अपने घर ले चले? हमारी बेटी ईशा को एक बहन मिल जाएगी और दोनों साथ में बड़ी होंगी।
सीमा और विशाल मंदिर में पड़ी हुई बच्ची को अपने घर ले जाते हैं, जिसका नाम अंजलि रख देते हैं। धीरे धीरे दोनों बड़ी हो जाती हैं और जब अंजलि 5 साल की हो जाती है तो वहीं ईशा 7 साल की हो जाती है और दोनों साथ में स्कूल जाती हैं। अंजलि छोटे में गोरे होने का घमंड दिखाती है और अपनी स्कूल की सारी सहेलियों के आगे अपनी बड़ी बहन ईशा का काली होने का मजाक उड़ाती थी। ऐसे ही कुछ देर बाद, माँ, ये मेरी बहन ईशा इतनी काली क्यों है और मैं इतनी गोरी हूँ? आखिर ऐसा क्यों? मेरे और ईशा में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? चुप कर अंजलि, वो तेरी बड़ी बहन है, समझी ना तू? अगर वो कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू उसे कुछ भी बोलेगी। चल अब अपनी बहन को सॉरी बोल। माँ प्लीज, मुझे कोई सॉरी नहीं बोलना। इसको मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। ईशा बेटा, तू उदास क्यों होती है? तू तो मेरी रानी बेटी है ना, मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। सीमा अपनी दोनों बेटी को साथ साथ पढ़ाने के लिए उन दोनों को बराबर ही रखती थी। धीरे धीरे दोनों बड़ी हो जाती हैं। दोनों के स्कूल पूरे होने के बाद अंजलि और उसकी काली बहन ईशा दोनों समझदार हो जाती है और ईशा अपनी उम्र के साथ साथ अपनी बहन और घर में सभी को अच्छे से संभालने लग जाती है। माँ, अब मेरा कॉलेज शुरू हो गया है और कॉलेज जाने के लिए मुझे नई नई ड्रेस चाहिए। हाँ अंजलि बेटा, शॉपिंग करने तो जाएंगे, पर तेरी बड़ी बहन ईशा को किसी चीज का शौक ही नहीं है और दूसरी ओर तू है जिसे रोज नए कपड़े चाहिए। माँ, ईशा को भी पता है वो काली है, इस पर कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, इसलिए उसे कपड़े खरीदने की जरूरत ही क्या है। इसीलिए इसको कोई शौक नहीं है। अंजलि तुम थोड़ी शर्म करो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। काली है तो क्या हुआ, दिल की तो साफ है, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती है, तुमसे बहुत प्यार करती है। माँ, आज मैंने अपनी छोटी बहन अंजलि के लिए गाजर का हलवा बनाया है। अपनी बड़ी बहन से थोड़ा तो कुछ सीख ले। देख, उसने पहली बार कुछ बनाया है और उसने सबसे पहले तेरा फेवरेट चीज बनाया है, कुछ तो शर्म कर। शायद मेरे लाड प्यार की वजह से अंजलि बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। ईशा का इतना मजाक उड़ाती है, बल्कि वो मेरी सगी बेटी है और वो कुछ भी नहीं बोलती इसे। माँ, क्या सोच रही है आप मन ही मन में? आप भी खाइए मेरे हाथ का हलवा, खा के बताइए कैसा बना है। वो सब तो ठीक है ईशा बेटा, मैं तेरे हाथ का हलवा जरूर खाऊंगी और अच्छा ही बना होगा, मेरी बेटी ने जो बनाया है। इतनी समझदार है तू। माँ, तारीफ हो गई तो क्या, चले मार्केट, मुझे और भी बहुत काम है, मैं इसकी तरह इतनी वेली नहीं हूँ। माँ, अंजलि कहाँ जाने की बात कर रही है? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ ईशा बेटा, मैं तुझे बताने वाली ही थी, जा जल्दी से तैयार होकर आजा। आज हम दोनों तुम दोनों के लिए कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं। माँ, क्या फर्क पड़ता है, अगर ये तैयार भी हुई तो काली ही लगेगी ना। सीमा अंजलि की बात पर गुस्से में अंजलि को जोर से थप्पड़ मारती है और अंजलि रोते रोते अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है, जिसकी वजह से मार्केट जाना सबका कैंसिल हो जाता है। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर अगली सुबह जब अंजलि कॉलेज चली जाती है और विशाल ऑफिस के लिए निकल जाता है तो ईशा अपनी माँ के कमरे में जाती है और अलमारी खोलती है। अलमारी में रखा हुआ सामने से पेपर ईशा पढ़ लेती है और अपनी माँ को बोलती है, माँ, ये क्या बात है? और मेरी छोटी बहन अंजलि मेरी सगी बहन नहीं बल्कि अडॉप्ट की गई है। माँ, आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ईशा बेटा, ये बात मैं तुझे बताने वाली ही थी कि जब तू 2 साल की थी तो तेरे जन्मदिन पर तेरे पापा और मैंने अंजलि को गोद लिया था। कोई बात नहीं माँ, अंजलि मेरी सौतेली बहन नहीं बल्कि मैं उसे अपनी सगी बहन मानती हूँ और हमेशा उसे मानूंगी भी। उसे सगी बहन जैसा ही प्यार करूंगी। ईशा बेटा, काश अंजलि भी तेरी तरह समझदार होती और दोनों बहनें एक साथ रहती। सीमा और उसकी बेटी ईशा को बात करते हुए सीमा की पड़ोसन शीला सुन लेती है और घर में अचानक से आ जाती है। सीमा और ईशा शीला की तरफ देखकर सोचती है कहीं उन दोनों की बात शीला ने सुन तो नहीं ली। शीला दोनों की शक्ल देखकर बोलती है, क्या हुआ सीमा बहन, मुझे देखकर दोनों माँ बेटी ऐसे चौंक क्यों गई? अरे नहीं शीला बहन, अंदर आओ। आज इतने समय बाद कैसे आना हुआ आपका? सब तो ठीक है ना? क्या बताऊँ सीमा बहन, आज सारा दिन बैठे बैठे बोर हो गई तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। वैसे भी काफी दिन से तुमसे फुर्सत से बात नहीं की। शुक्र है भगवान का, शीला ने कुछ सुना नहीं हम दोनों को बात करते हुए। क्या सोच में पड़ गई सीमा बहन, चिंता में लग रही हो? कुछ नहीं शीला बहन, वो क्या है ना कि 2 दिन बाद मेरी दोनों बेटियों का जन्मदिन आ रहा है। सोच रही हूँ दोनों का जन्मदिन साथ में ही मना लूं, लेकिन कैसे क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उन दोनों बहनों की आपस में बनती ही नहीं है। सीमा बहन, ये तो हर घर की रामलीला है।
आजकल की बहन बहन में कहाँ ही बनती हैं। और वैसे भी दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है। सीमा अपनी दोनों बेटियों के जन्मदिन के लिए एक जैसी ड्रेस लेकर आती है और जन्मदिन वाले दिन दोनों ड्रेस पहनती है। ईशा अपनी छोटी बहन अंजलि को नई ड्रेस पहनकर देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह अंजलि, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। इस ड्रेस में बिल्कुल परी लग रही है तू। किसी की बुरी नजर ना लगे मेरी छोटी बहन को। हाय मेरी छोटी बहन कितनी प्यारी है। हाँ तो मैं हुई इतनी गोरी और सुंदर तो लगूंगी ही ना। और तुम्हें देखो, तुम वैसे ही काली लग रही हो। अरे वाह, मेरी दोनों बेटी परी लग रही हैं एकदम। दोनों को किसी की नजर ना लगे। चलो अब जल्दी से नीचे आओ, समय हो रहा है केक कट करने का। सभी मेहमान आ गए हैं। ईशा और अंजलि दोनों साथ में केक कट करके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सारे मेहमान दोनों को गिफ्ट देते हैं। अंजलि के कॉलेज के दोस्त भी आते हैं। दोनों बहनों के पास बहुत सारे गिफ्ट हो जाते हैं। अगले दिन जब दोनों बहनें गिफ्ट्स खोलती हैं और अंजलि के पास मेकअप का बहुत सारा सामान होता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईशा को भी गिफ्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। एक गिफ्ट में बिना नाम का होता है, जिसमें ईशा के लिए गोरे होने की क्रीम होती है। अंजलि वो क्रीम देखकर अपनी बहन पर हंसने लगती है और मजाक बनाती है। वैसे जिसने भी ये गिफ्ट दिया है ना तुझे, बहुत लागू होता है तुझ पर। कौन होगा जिसने मुझे ये गिफ्ट दिया होगा? माँ आपको पता है, मेरी काली बहन ईशा को गोरे होने की क्रीम दी है। और जिसने भी दी है ना, मुझे उससे मिलना होगा और थैंक यू बोलना होगा। आखिर काम आने वाली चीज दी है मेरी बहन को। सीमा अंजलि की बात सुनकर अपनी बेटी ईशा के पास जाती है। तभी अंजलि भी जा रही होती है। तभी अंजलि की नजर अलमारी के बाहर पड़े पेपर पर पड़ती है। जब वो पेपर पढ़ती है तो हैरान रह जाती है और खुद से शर्मिंदा होकर रोने लग जाती है। तभी अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और बोलती है, माँ ये सब क्या है? और मैंने ये पेपर पर लिखा हुआ सब पढ़ लिया है। ईशा दीदी मुझे माफ कर देना, मैं आपकी सौतेली बहन हूँ। आपने मुझे कभी इस चीज का एहसास नहीं होने दिया। आपने मुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार दिया है। अंजलि तू मेरी छोटी बहन है और बड़ी बहन का फर्ज है उसको खुश रखना, चाहे वो सगी हो या सौतेली। अंजलि को अपनी गलती का एहसास होने के बाद ईशा को गले लगा लेती है। अंजलि अब बड़ी बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अंजलि एक गरीब परिवार से थी, जिसके चलते गरीबी में कैसे रहना होता है, कौन सी चीजें कैसे करनी होती है, उसे सब कुछ अच्छी तरीके से पता था। लेकिन उसकी बहू प्रिया बहुत ही अमीर घर से आई थी, जिसे गरीबों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन वो अपने कमरे में आराम से लेटकर टीवी देख रही होती है। तभी अंजलि कमर पर हाथ रखकर वहाँ आती है, जिसे देखकर प्रिया बेड से खड़ी हो जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपने ऐसे कमर पर हाथ क्यों रखा है? नहीं बहू, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मेरे घर पर आराम से बैठिए। मैं अभी आपके कमर में कुछ मालिश करने के लिए लेकर आती हूँ, उससे आपको आराम मिलेगा। रहने दे बहू, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने दवा खा ली है, अभी थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। अगर तू मेरी मदद करना ही चाहती है तो बस एक मेरा काम कर दे। जी मम्मी जी, बताइए ना मुझे क्या काम करना है, मैं जरूर करूँगी। बेटा वो क्या है ना कि वैसे तो संजय ऑफिस से आते वक्त मार्केट से सब्जियां ले आता है। कभी कभार मैं लेने के लिए जाती हूँ, लेकिन आज वो ऑफिस से थोड़ा देर से आएगा और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए अगर हो सके तो तू मार्केट चली जा और सब्जियां लेकर आ जा। मम्मी जी, मैं मार्केट जाकर सब्जी लाऊं? हाँ, वैसे तो मेरे ख्याल से ये बात मैं तुझे ही बोल रही हूँ, या फिर तुझे अपने आसपास कोई और दिखाई दे रहा है जिससे मैं ये बात बोलूँगी। नहीं मम्मी जी, दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा है, लेकिन बात ये है कि मैंने आज तक कभी मार्केट जाकर एक सुई भी नहीं खरीदी है और आप मुझे सब्जी लेने के लिए बोल रही हो। हाँ तो क्या हो गया, अगर आज तक नहीं किया तो क्या आगे भी नहीं करेगी? तू ये मत भूल कि अब तो अमीर नहीं है, बल्कि तेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई है, जहाँ पर काम करने के लिए नौकर नहीं है जैसे तेरे मायके में हुआ करते थे, बल्कि यहाँ पर सारे काम खुद ही करने होंगे। तो मार्केट से सब्जियाँ लाना भी शुरू कर दे। मम्मी जी, मैं अपनी तरफ से तो सारे काम करने की कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे सब सीख लूंगी। या मार्केट जाकर सब्जी लाना मेरे बस की बात नहीं है। बहू, ये सब सिर्फ कहने वाली बात है। तू जब वहाँ जाएगी तो तुझे सब कुछ लेना सीखना होगा, और हाँ, अच्छे से मोल भाव करके लेना। प्रिया के लाख मना करने के बाद भी उसकी सास उसे पैसे देकर मार्केट से सब्जी लेने के लिए भेज देती है, जहाँ प्रिया ने कभी एसी गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखा था।
वहाँ उसे ऑटो रिक्शा में बैठकर मार्केट सब्जियाँ लेने के लिए जाना पड़ता है। मार्केट पहुंचकर उसे बहुत सारी सब्जियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या ले और क्या ना ले। फिर वो एक दुकानदार के पास जाती है और बोलती है, भैया आप ये सारी सब्जियाँ कितने की दे रहे हैं? मुझे ये सारी सब्जियाँ चाहिए। अरे मैडम जी, आपके घर में कोई शादी वादी है क्या जो आप इतने सारी सब्जियां खरीद रही हो? नहीं भैया जी, मेरे घर में कोई शादी नहीं है, लेकिन अब रोज रोज मार्केट में सब्जियाँ लेने के लिए कौन आएगा, इसीलिए मैं एक साथ ही ले जाना चाहती हूँ। क्या ये आप क्या बोल रही हो? अरे इतनी सारी सब्जियां सिर्फ घर के लिए ले जा रही हो? हाँ भैया, सिर्फ अपने घर के लिए लेकर जा रही हूँ। इसमें परेशानी क्या है आपको? आप क्यों बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं? जल्दी से बताइए कि सब्जियाँ क्या दाम है और जल्दी से पैक कर दीजिए। अरे ये सारी सब्जियां 4000 की है, अब आप बताइए लेकर जाएंगी इसे? जब मैं मार्केट से सब्जियाँ लेने के लिए आई हूँ तो ये तो पक्का है ना कि सब्जियाँ लेकर ही जाऊंगी। एक काम करिए, आप मुझसे 4000 लीजिए और ये सारा सामान पैक कर मुझे दे दीजिए। ठीक है मैडम जी, हमें क्या परेशानी होगी, हमारे पास तो लक्ष्मी आ रही है। एक बार में इतना बिक जाएगा तो हमारा तो भला हो जाएगा। लेकिन हमने सोचा आप मिडिल क्लास होगी तो थोड़ा समझा देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी पैक करवा देते हैं, अभी दे देते हैं आपको। दुकानदार प्रिया से अपने पूरे पैसे लेकर उसकी सारी सब्जियों को ऑटो में रखवा देता है। थोड़ी देर बाद प्रिया सारी सब्जियां लेकर ऑटो से घर वापस आती है और हॉल में अपनी सास को बैठी देखकर बोलती है, वैसे मम्मी जी आपने सही ही कहा था, सब्जियाँ लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे से भी जब आपको सब्जियाँ लाने के लिए किसी को बोलना है तो आप मुझे ही बोल देना। इसी बहाने मेरा थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और मुझे थोड़ा कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे ये बता कि अपने साथ साथ पड़ोसियों के लिए भी सब्जियां लेकर आई है क्या? नहीं मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? मैं तो सिर्फ अपने घर के लिए सब्जियाँ लेकर आई हूँ। पूरे 4000 की सब्जियाँ लेकर आई हूँ। 4000 की है, अब कम से कम 10 से 12 दिन बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सत्यानाश हो तेरा बहू, मैंने तुझे 4000 सिर्फ सब्जियां लाने के लिए नहीं दिया था, बल्कि और भी काम के लिए दिए थे। मम्मी जी अब मुझे क्या पता, मुझे तो लगा आपने मुझे सारे पैसे सब्जी लाने के लिए ही दिए हैं। इसलिए कहती हूँ बहू कि मूल भाव करना सीख ले। अंजनी दोबारा से प्रिया के साथ सब्जियों को लेकर दुकानदार के पास जाती है और उन्हें वापस करके अपनी जरूरत अनुसार सब्जियों का मोल भाव करके ले आती है। दिन यूं ही गुजरते हैं। तभी एक दिन प्रिया और अंजनी और उसका बेटा संजय मॉल में कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, जहां पर उसकी नजर एक शर्ट पर जाती है, जिसे देखकर अंजनी अपने बेटे से कहती है, बेटा ये शर्ट ले ले, तेरे ऊपर ये शर्ट बहुत अच्छी लगेगी। हाँ माँ, शर्ट तो बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद भी आई। अब एक काम कीजिए, इसकी प्राइस पूछ लीजिए और मैं बाकी का सामान देख लेता हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी पूछ कर आती हूँ, लेकिन हाँ तुझे पसंद हो चाहे ना हो, लेकिन तू ले लियो क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है माँ, मैं ले लूंगा, लेकिन एक बार पहले आप दाम तो पूछ लीजिए। संजय के कहने पर अंजनी दुकानदार के पास जाती है और उसे शर्ट का दाम पूछती है। शर्ट का दाम 2000 सुनते ही मानो उसके होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ खड़ी खड़ी होकर मोल भाव करना शुरू कर देती है। उसे मोल भाव करता हुआ देखकर उसकी बहू प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है और उसके साथ आसपास के सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वो अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, मम्मी जी ये आपके एरिया की कोई छोटी सी मार्केट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ पर सभी चीजों के रेट ऐसे ही हाई फाई होते हैं और सबके रेट फिक्स भी होते हैं। यहाँ पर कोई मोल भाव नहीं चलता है। लेकिन सॉरी, आपको ये सब कैसे पता होगा? क्योंकि आपकी तो सारी जिंदगी गलियों की छोटी मोटी मार्केट में ही गुजर गई ना। बहू ये क्या तमीज है मुझसे बात करने की? तू ये मत भूल कि मैं तेरी सास हूँ। मम्मी जी मैंने गलत क्या बोल दिया? मैंने तो वही चीज बोली जो सही है। आप हर चीज में मोल भाव करेंगी तो मुझे मजबूरन बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हर चीज में मोल भाव करना जरूरी तो नहीं है। हाँ तो ये बात तो ठीक से भी बता सकती थी ना, तुझे इसमें मेरी बेइज्जती करने की क्या ही जरूरत थी। दोनों की आपसी बहस देखकर संजय वहाँ आता है और उनकी बहस का कारण पूछता है। तुम लोग ये कर क्या रहे हो? अरे बहस क्यों कर रहे हो? देखो लोग तुम्हें देखकर हंस रहे हैं। तुम लोग तो कहीं बाहर जाने के ना लायक भी नहीं हो। बेटा देख ना बहू को मेरा कैसे मजाक उड़ा रही है। तेरी शर्ट लेने के लिए मैं थोड़ा उस दुकानदार से मोल भाव क्या करने लगी, ये मेरे ऊपर हंसने लगी। इसको देखकर सभी मेरे ऊपर हंस रहे थे। हंसू ना तो क्या करूँ?
जहाँ देखो वहाँ आप मोल भाव करने लगती हैं। मोल भाव करने से पहले जगह तो देख लीजिए। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है, आप अपनी मिडिल क्लास सोच से आगे जो नहीं बढ़ पाई। प्रिया, ये तुम भूल गई क्या? ये मेरी माँ है और तुम मेरी माँ से ऐसे बात कर रही हो। और इनको मोल भाव करने की आदत है क्योंकि ये पैसा बचाना जानती है। पैसे की कीमत पता है इनको, क्योंकि पैसे की कीमत क्या होती है ना, ये तुम नहीं जानोगी क्योंकि तुम बड़े घर में पैदा हुई हो, ऐशो आराम में जियो। हमारे पास तो तुम्हारे पापा की तरह इतना पैसा है नहीं जो हम बर्बाद करते जाए। इसलिए मेरी माँ चाहती है एक एक रुपया बचाए ताकि वो पैसे कल को हमारी जरूरत के समय काम आए। तुम यहाँ सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने तुम्हारी बेइज्जती करी तो तुम्हें इतना बुरा लगा, लेकिन इतनी देर से तुम सभी लोगों के सामने मेरी माँ की बेइज्जती किए जा रही हो। वो ठीक था? हाँ, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम इतने लोगों के सामने मेरी माँ की बेइज्जती कर रही हो, उन्हें कैसा लगेगा? और तुम्हें क्या लगता है ये मोल भाव करना ये गलत बात होती है? हर इंसान ना 4 पैसे बचाने का सोचता है। यहाँ जितने लोग हैं ना, ये सब भी 4 पैसे बचाने में लगे रहते हैं हमेशा। लेकिन दूसरों पे हंसना ये इनको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन मैं इनसे क्या बोलूँ, ये तो पराये हैं। लेकिन तुम तो मेरी अपनी हो ना, माँ की अपनी बहू हो। लेकिन तुम्हें तो ये बात समझनी चाहिए ना। ओह सॉरी, तुम भी कैसे समझोगी? क्योंकि बचपन से लेकर अब तक पैसे तुम्हारे आगे थाली में परोस के मिलते हैं, तो तुम्हें समझ ही कहाँ आएगा पैसे की कीमत क्या होती है। अगर तुम्हें ना पैसों की कीमत जाननी हो तो किसी मजदूर के घर में जाकर देखो। अरे एक वक्त का खाना खाने के लिए वो पूरे दिन धूप में तपता है, इतनी मेहनत करता है, तब जाके 100-200 रुपए कमाता है और उसमें उसका घर चलता है। सड़क पे जाकर देखो, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं। क्यों मांगते वो पैसा? हाँ क्यों? इसलिए ताकि वो अपना पेट पाल सके। मोल भाव करना गलत नहीं है। संजय की बात सुनकर प्रिया का तो मुंह ही बंद हो जाता है और उसे अपनी ही की गई हरकत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। और उस दिन के बाद से वो कभी भी अपनी सास के साथ मोल भाव करने पर रोका टोका नहीं करती थी और ना ही उसका मजाक बनाती थी। रंजीत जरूरत से ज्यादा सीधा लड़का था, जिस वजह से हर कोई उसे बहुत आसानी से पागल बना दिया करता। रंजीत की मां का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उसके पिता हरीश ने अपने बेटे की जिंदगी में मां की कमी को पूरा करते हुए वीरवती नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। हरीश को वीरवती से राहुल नाम का बेटा हुआ था। वीरवती मुंह पर रंजीत से जितना मीठा बोलती थी, उतना ही दिल में वो उससे नफरत करती थी। ऐसी एक दिन हरीश वीरवती से बोलता है, वीरवती, अब रंजीत बड़ा हो गया, उसकी शादी की उम्र हो गई। अब मैं चाहता हूँ ना, हम उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखें और उसका घर बसा दे। और फिर उसकी शादी के बाद राहुल की शादी भी तो करनी है। जी ठीक है, जैसा आपको सही लगे। वैसे मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी थी। जी हाँ बोलिए, क्या हुआ? मैं अपने जीते जी अपनी धन दौलत संपत्ति दोनों बेटों में अब बराबर बांटना चाहता हूँ, ताकि मेरे बाद किसी को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो और ना वो कभी किसी भी चीज को लेकर आपस में बैर रखे और ना ही मेरे जाने के बाद वो किसी भी चीज को लेकर झगड़ा करे। इतना कहकर हरीश वहाँ से चला जाता है। तभी वीरवती खुद से बोलती है, उस पागल रंजीत के नाम पर ये अपनी आधी प्रॉपर्टी करना चाहते हैं। कभी भी नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। अरे कोई ऐसी लड़की लेकर आऊंगी ना जो इसकी तरह मूर्ख होगी और फिर मैं सारी प्रॉपर्टी पे अपने बेटे के नाम करवा दूंगी। उस मूर्ख को तो वैसे भी किसी बात की समझ नहीं है, उसे जो कहूंगी वो कर लेगा। जहाँ एक तरफ वीरवती रंजीत के लिए लड़की की तलाश करने लगती, तो वहीं दूसरी तरफ हरीश प्रॉपर्टी के कागजात बनवाकर अपने दोनों बेटों के नाम बराबर की प्रॉपर्टी कर देता। काफी जांच पड़ताल के बाद एक गरीब घर की संजना नाम की लड़की से रंजीत की शादी हो जाती है। शादी के बाद संजना एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां निभा लेती है। ऐसी एक दिन संजना रंजीत से बोलती है, रंजीत जी, आप बाहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं करते हैं? जो हमारी माँ कहती है ना, हम तो वही करते हैं। हमारी माँ कहती है पाँव दबाने के लिए, तो हम पाँव दबाते हैं। हमारी माँ कहती है हमको कपड़े धोकर सुखाओ, तो हम कपड़े धोकर सुखाते हैं। हमारी माँ कहती है सब्जी लेकर आओ, तो हम सब्जी लेकर आते हैं। और आप कह रही है हम काम नहीं करते, हम काम तो करते हैं ना। ये वाले काम नहीं, कोई ऐसा काम जिसमें आप पैसे कमा सको। पैसा? हम पैसा क्यों कमाएंगे? हमें पैसों की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए होती है हमारी माँ लाकर हमको दे देती है। हमारी माँ ने ना आज तक हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। रंजीत की बातें सुनकर संजना को उसकी मूर्खता और भोलेपन का एहसास होता है। वक्त गुजरता चला जाता है। हरीश की तबीयत अब खराब रहने लगी थी। एक दिन बीमारी के चलते वो अपना दम तोड़ देता है।
हरीश की मौत के बाद अब वीरवती अपनी असली रंग दिखाना शुरू करती है। ऐसे एक दिन वीरवती और राहुल दोनों आराम से सोफे पर बैठे थे। संजना रसोई में काम कर रही होती है। तभी रंजीत बाहर से घर आता है और वीरवती बोलती है, आ गए तुम, बहुत देर लगा दी। वो हमें जिस काम के लिए भेजा था ना, उस काम में थोड़ा समय लग गया माँ। चल कोई बात नहीं, अब जल्दी से छत पर चला जा और छत की सफाई कर दे। कल तेरे भाई राहुल ने छत पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी तो काफी गंदी हो गई है, जाकर उसे साफ कर दे। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। रंजीत जा ही रहा होता है कि तभी संजना उसे रोकते हुए बोलती है, रंजीत जी, आप क्यों जा रहे हैं सफाई करने के लिए? राहुल ने अगर गंदगी फैलाई है तो साफ भी वही करेगा। अरे मैं क्यों करूँगा भाभी, आप पागल हो गई हो क्या? हाँ, आपको पता नहीं है कितनी धूप है। आप क्या चाहती हो, मैं जाकर सफाई करूँ? हाँ, मुझसे नहीं होगा। तो क्या रंजीत जी, बर्फ का टुकड़ा है तो उसे धूप नहीं लगेगी? अभी अभी वो बाहर से काम करके आए हैं। आप दोनों में से किसी ने उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, ऊपर से उनको काम बता दिया। वो अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका फायदा उठाएंगे। अरे संजना जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे हम कर देंगे साफ सफाई। आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने गंदगी फैलाई है वो ही खुद साफ कर सकता है, ठीक है ना माँ जी? इतना कहकर संजना गहरी निगाहों से वीरवती को देखती है। वीरवती चुप रहती है और कुछ नहीं बोलती। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब धीरे धीरे संजना रंजीत के स्वभाव में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करती है। ये सब देखकर राहुल से बोलती है, मुझे लगा था कि ये संजना गरीब घर की लड़की है, इसलिए मैं इसे दबा कर रखूंगी। जो बोलेगी ये लड़की वही करेगी, पर ये तो जरूरत से ज्यादा चालाक निकली। रंजीत को अब अपने इशारे पर नचाने लगी है। कहीं ऐसा न हो कि ये रंजीत को मूर्ख से होशियार बना दे और फिर रंजीत के नाम जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो हमारे हाथों से चला जाए। हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। आप सही कह रही हो माँ, हमें कुछ करना चाहिए, वरना भाभी सब कुछ बदल के रख देंगी। सुनो राहुल, अब सबसे पहले हमें संजना को किसी तरीके से इस घर से बाहर भेजना होगा। उसके बाद ही इस मूर्ख के धन को हमें अपने नाम पर करवाना होगा। संजना के रहते तो हम अपनी चाल में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इतना कहकर वीरवती अपने दिमाग में एक योजना बनाती है, जिसके बाद अगले दिन सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी वीरवती एक बालों का गुच्छा अपनी सब्जी की कटोरी में डाल देती है। उसके बाद चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या है? बहू, बालों का गुच्छा? तू मुझे मारना चाहती है क्या? बहू, जो मेरी सब्जी में तू बालों का गुच्छा परोस रही है। माँ जी, मैंने सब कुछ देख के बनाया है। ये मुझे नहीं पता था कि आपकी सब्जी में ये कहाँ से आ गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ये सब कुछ मैं जानबूझकर कर रही हूँ। रंजीत बेटा, देख ले, मैं तो तेरी बहू को कुछ भी नहीं कहती, फिर भी तेरी बहू मुझे जान से मारना चाहती है। सारा खाना ये बनाती है। इसने जानबूझकर मेरी सब्जी में ये बालों का गुच्छा मिलाया है ताकि मैं इसे खाऊंगी और स्वर्ग सिधार जाऊंगी। उसके बाद ये अपना हुक्म चलाएगी। मैंने ऐसा नहीं किया रंजीत जी, मेरी बात का यकीन कीजिए। संजना बार बार अपनी सफाई देती रही, पर रंजीत को अपनी माँ के आगे संजना की कोई बात समझ नहीं आती। बातों ही बातों में बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वीरवती रंजीत के हाथों संजना को धक्के देकर घर से निकलवा देती है। जिसके बाद वीरवती मन ही मन सोचती है, अब चलूंगी मैं अपनी असली चाल। संजना नाम की बला तो घर से बाहर जाएगी। अब मैं इस मूर्ख की सारी प्रॉपर्टी को अपने राहुल के नाम पर करवा ही लूंगी। उसके बाद मैं और मेरा बेटा ऐश करेंगे और इसे सारी जिंदगी अपना नौकर बनाकर रखेंगे। इतना कहकर वीरवती मन ही मन मुस्कुराती है। तो वहीं दूसरी तरफ संजना अपने मायके में बैठी खुद से बोलती है, मेरे पति इतने मूर्ख हैं कि उन्हें इतना भी नहीं पता कि उनकी माँ उनको सिर्फ दिखावटी प्यार करती है। वो जो भी कहती है, मेरे पति उनके लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती है। मुझे पक्का यकीन है जरूर सासू माँ के दिमाग में कोई न कोई षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए उन्होंने ये सब किया है और मुझे घर से निकाला है। मुझे ये कुछ भी करना होगा और अपने पति तक जाना होगा, उनकी मदद करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि उन पर कोई विपदा आ जाए। परेशान संजना अपने माता पिता से इस बारे में बात करती है। ऐसे एक दिन वीरवती कचहरी से प्रॉपर्टी के कागज बनवा कर आ रही होती है। तब उसे वहाँ पर संजना देख लेती है। जिस वकील से वीरवती ने कागज बनवाए थे वो किस्मत से संजना के दोस्त के पिता थे। संजना जल्दी से उन वकील के पास जाती है और उनसे सारी बात पूछती है, जिस पर वकील बोलते हैं, हमसे प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवाए हैं। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स पर अगर रंजीत साइन कर देता है तो सारी संपत्ति वीरवती और राहुल के नाम हो जाएगी। उसका
संपत्ति पे कोई भी राइट नहीं होगा। वकील की बात सुनकर संजना को सारी चीजें समझ आ जाती हैं। वीरवती संजना के मूर्ख पति का धन पाने के लिए सब कुछ कर रही थी। वीरवती कागज लेकर घर पर पहुंचती है और रंजीत से बोलती है, रंजीत बेटा, ये कुछ जरूरी कागज है, इस पर एक बारी साइन कर दे। ठीक है माँ। क्या माँ हम इन कागजात को पढ़ सकते हैं? वो क्या है ना माँ कि संजना हमेशा कहती थी कि कागजात को ना पढ़ के ही कोई साइन वाइन करना चाहिए। अब भैया पढ़ने की क्या जरूरत है? आप भी ना क्या बातें कर रहे हो? अरे भाभी तो वैसे कुछ भी बोलती रहती थी, आपको याद नहीं है वो कितनी चालू थी? अरे माँ आपके साथ कुछ गलत थोड़ी करेगी। अरे आप माँ पे यकीन कीजिए और साइन कीजिए। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, बस एक बार पढ़ना चाहते थे हम। क्यों रंजीत, अब तुझे भी अपनी मन में खोट नजर आने लगी है क्या, जो तू ऐसी बातें कर रहा है? अगर ऐसा है तो बता देना। वीरवती रंजीत को फिर से इमोशनली ब्लैकमेल करती है और रंजीत भावनाओं में भरकर जैसे ही पेन उठाता है और कागज पर साइन करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर संजना वकील साहब के साथ आ जाती है और बोलती है, रुक जाइए, आप इन कागज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। संजना जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने आपको कहा था ना आप हमारे घर में दोबारा मत आइएगा। और आप अपने साथ ये किसको लेकर आई हैं? कौन है ये? ये वकील साहब हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें आज तक धोखा देती रही। रंजीत, वो तुमसे कोई प्यार नहीं करती, उन्हें बस तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्यार है, वो प्रॉपर्टी जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे नाम की थी। तुम्हारी माँ बहुत अच्छे से जानती है कि तुम अपना अच्छा बुरा नहीं समझते। तुम्हारी इसी मूर्खता का फायदा उठाते हुए वो तुम्हें हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल करती रही हैं, ताकि तुम कभी खुद को ऊंचा ना उठा सको। उन्होंने हमेशा तुम्हें नौकर बना के रखा, किस लिए? ताकि तुम अपनी मूर्खता से कभी बाहर ही ना आ सको। इतना कहकर संजना चुप हो जाती है, जिसके बाद वकील बचा हुआ बाकी सच रंजीत को बताता है। अपनी माँ का सच जानने के बाद रंजीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि संजना हमेशा से ही उसका अच्छा चाहती थी। जिसके बाद रंजीत अपने हिस्से का धन जायदाद लेकर हमेशा के लिए राहुल और वीरवती से अलग हो जाता है और संजना के साथ अपना नया जीवन शुरू करता है। सीता और राम की शादी को 2 साल होने ही वाले थे, लेकिन अभी भी सीता की सास राम प्यारी इस शादी से खुश नहीं थी। इन 2 सालों में छोटे भाई राजू की शादी भी हो जाती है और राम प्यारी सिर्फ राजू की पत्नी मीना से ही प्यार करती। सीता से तो वो कभी ढंग से बात ही नहीं करती थी। ये सब देखकर सीता को वो दिन याद आता है जो वो पहली बार इस घर में बहू बनकर आई। सीता, चलो हम शादी कर लेते हैं, क्योंकि माँ तो कभी नहीं मानने वाली। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले भी कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे, तो हमें भागकर ही शादी करनी होगी। राम और सीता दोनों ही मंदिर में जाकर शादी करते हैं और उसके बाद राम सीता को अपने घर ले आता है, जिसे देखकर राम प्यारी कहती है, ये सब क्या है राम? ये लड़की कौन है? माँ, ये आपकी बहू है और मेरी पत्नी। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि अब शादी के लिए नहीं मानोगी, इसलिए हमने शादी कर ली मंदिर में जाकर। ये देखो, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही एडवांस हो रहे हैं। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेते हैं। तो मुझे रखा ही क्यों है घर में तूने, जब तुझे सब कुछ अपनी मर्जी से ही करना है? मैं चली जाती हूँ ना यहाँ से, तू रह इस घर में अपनी पत्नी के साथ। मैं जा रही हूँ इस घर से। मम्मी जी, हमें माफ कर दो, पर आप इस घर से मत जाओ। अगर कोई जाएगा तो वो मैं हूँ। नहीं, अगर तुम जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। माँ, अब आप अकेले ही रहना इस घर में। देखो देखो देखो, कितने नास पिटे हैं, यही आशिकीबाजी करने लग गए। मुझे पता है तुम आजकल के बच्चे बहुत ढीठ हो। अब तू उसे ले ही आया है तो अपनाना तो मुझे पड़ेगा ही ना इस लड़की को, वो भी अपनी बहू के रूप में। अब ना चाहते हुए भी सीता को उसे अपनी बहू के रूप में अपनाना ही पड़ा। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन राम किसी काम से बाहर जाता है। रास्ते में उसका किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। इसकी वजह से राम प्यारी अपनी बहू को इन सब के लिए जिम्मेदार मानते हुए उसे बहुत कुछ सुनाती है। सीता ये सोचकर परेशान होती है और इसी बीच घर की छोटी बहू मीना भी आती है। राम प्यारी मीना से हमेशा ही सीता की बुराइयां किया करती। माँ जी, हमारे पास जो भी पैसे थे ना, वो सब हमने ना राम भाई के इलाज पे लगा दिए और 2 साल से तो इलाज हो ही रहा है उनका। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आने वाले वक्त में ना हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और एक अकेले राजू के कमाने से ना घर का कुछ नहीं हो पाएगा। सही कह रही है मीना, इस घर में तो बस तुझे ही मेरी परवाह है, बाकी सब तो यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हैं। माँ जी, हमें ना जल्द ही कुछ करना होगा। हे भगवान, जब से इस मनहूस से शादी हुई है ना मेरे बेटे की, तब से तो इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे घर को। पर माँ जी,
इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब तो किस्मत की बात है। किस्मत की बात नहीं है, ये तेरे मनहूस कदमों की वजह से हुआ है। अगर तू हमारे घर में नहीं आती तो ये सब बिल्कुल नहीं होता। राम प्यारी की ऐसी बातें सुनकर अब सीता बहुत ही भर जाती है और वो अपने पति के पास उसके कमरे में जाती है, जहाँ राम बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। अरे अरे सीता, तुम रो क्यों रही हो? अरे पागल, परेशान होने की क्या बात है? अरे मेरा पाँव टूटा है ना, मर तो नहीं गया ना? तुम चिंता मत करो। नहीं माँ जी सही कहती हैं, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं होती तो आज ये सब नहीं होता। अरे तुम क्यों हर बात में खुद को दोष देती हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक हादसा है। आप 2 साल से बिस्तर पर हो। जब हमने शादी की उसी के बाद आपका ये एक्सीडेंट हुआ। भला मैं खुद को दोष कैसे ना दूं? यार तुम आज के समय की औरत हो और पहले जमाने की बात कर रही हो। देखो, हो सकता है उस हादसे में मैं मर जाता, लेकिन तुम जो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो ना, तो हो सकता है उसके कारण मैं बच गया हूँ, वरना कुछ भी हो सकता था। यार अच्छा सोचो ना। आप कुछ भी कहिए, लेकिन मेरी ही गलती है इन सब में। अच्छा बाबा, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे बाहर लेकर चलो। सीता राम को जैसे तैसे बाहर लाकर लिविंग रूम में सोफे पर बिठा देती है। राम को देखते ही राम प्यारी का ड्रामा शुरू होने वाला था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है मुझे ही कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। बर्तन कपड़े कुछ तो मिल ही जाएंगे मुझे। माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया? अरे और क्या कहूँगी, मैं तो काम की बात कर रही हूँ। किसके काम की बात माँ जी? अपने काम की बात। और किसके काम की बात करूँगी? जो हालात हमारे घर में चल रहे हैं ना, ऐसे तो मुझे ही काम करना पड़ेगा, वो भी दूसरों के घर पे, तभी हमारे घर का खर्चा चलेगा और तेरी दवाइयाँ आएंगी। तुझे पता भी है हमारे घर के हालात कैसे चल रहे हैं। अरे माँ, ऐसा क्या हो गया है जो आपको काम ढूंढने की जरूरत पड़ रही है? घर का खर्च चलाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है क्या? और नहीं तो क्या, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा ना। अब राजू बेचारा अकेले ही सारा काम करता है, मुझे उस बेचारे के लिए बहुत बुरा लगता है। माँ, आप कह तो सही रही हो, मुझे मेरे भाई के लिए ना बहुत बुरा लगता है। अगर उसकी जगह कोई और होता ना, तो कब का हमसे अलग हो चुका होता। लेकिन मेरा भाई, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए कभी भी परेशान होने के बावजूद किसी को पता नहीं चलने देता। बस यही तो बात है बेटा। अब मुझे तो मेरे दोनों ही बेटों से प्यार है ना, मुझे तो दोनों के ही बारे में सोचना पड़ेगा। माँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर राम ही परेशान हो जाता है। उसे भी काफी चिंता होती है। इसी बात को कैसे राजू सारा अकेला काम संभालेगा, कैसे बेचारा दिन रात काम करेगा, कैसे मेहनत करेगा, ये सब सोचकर वो बहुत परेशान होता है। लेकिन राम के पास कोई रास्ता भी नहीं था। सीता, ये सब क्या हो रहा है? सीता, मैं जिंदा हूँ, फिर भी मेरी माँ को ये सोचना पड़ रहा है कि उन्हें काम करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। धिक्कार है मेरी जिंदगी पे, धिक्कार है। आप इतने परेशान मत हो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। आप चिंता मत करो बस। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन अब हालात और भी खराब हो चुके थे। सीता से भी ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा था। वो अपने परिवार के लिए कुछ करने का सोचती है। ऐसी ही एक शाम को उसके दोस्त उससे मिलने के लिए आते हैं। घर में नाश्ते के लिए कुछ नहीं था, बस छत पर कुछ चिप्स के लिए सूखे हुए आलू थे। वही वो तलकर और चाय लेकर उनके पास आती है, जिसे खाकर ईशान सीता से कहता है, अरे भाभी, ये तो चिप्स बहुत ही अच्छे हैं और मजेदार हैं। कहाँ से लाई हैं आप? वो मैंने घर पे बनाए हैं, कहाँ से ही लाएंगे? घर में जो था वो मैंने बना दिया। क्या हुआ, अच्छा नहीं है क्या? अरे भाभी, आप मजाक अच्छा कर लेती हैं। सच सच बताओ ना, कहाँ से लाई हैं? मुझे भी मंगवाने हैं। ईशान जी, मैं सच कह रही हूँ। कल कुछ आलू को सुखा दिए थे मैंने, तो मैंने सोचा कि चाय के साथ चिप्स सही रहेंगे। ये तो अमेजिंग है राम, भाभी इतने अच्छे चिप्स बनाती हैं, तूने कभी नहीं बताया। इन 2 सालों में हम कितनी बार आए हैं, पहले तो ये सब कभी नहीं खाया हमने। भाई, मेरी पत्नी इतना अच्छा चिप्स बनाती है, ये तो मुझे आज ही पता चला है। ईशान सीता के हाथ के चिप्स की बहुत तारीफ करता है। वो अपने साथ आलू के चिप्स घर भी ले जाता है। सीता को इस बात पर यकीन नहीं होता कि वाकई में वो इतने अच्छे चिप्स बनाती है, लेकिन उसे यकीन तब होता है जब ईशान उनके घर फिर से आता है। अरे ईशान, तुम कैसे आना हुआ? लगता है मुझसे मिलने के बहाने चिप्स खाने आए हो। ऐसा ही कुछ समझ लो, लेकिन आज मैं एक फायदे की बात लेकर आया हूँ। तुम्हारी और भाभी जी के फायदे की बात है। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है, बताओ तो सही। अरे भाई, एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ मैं आज। उस दिन मैं कुछ चिप्स लेकर गया था ना, और मैंने वो चिप्स अपने बॉस को खिलाया।
तो इनका स्वाद उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा है कि वो हर दिन भाभी जी से चिप्स बनवाना चाहते हैं। मतलब कि जो चिप्स भाभी जी बनाएंगी उन्हें हमारी कंपनी अपनी सील लगाकर बड़ी बड़ी दुकानों पर अच्छे पैसों में बेचेगी और उससे तुम्हें भी अच्छा पैसा मिलेगा। दोनों की बात सुनकर वहाँ पर सीता आती है। फिर राम सारी बातें सीता को बताता है। ये सुनकर सीता बहुत खुश होती है। इसके बाद सीता कहती है, लगता है भगवान ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए सही रास्ता दिखाया है हमें। हाँ, तुमने सही कहा सीता। अब बस हमें ना कुछ भी करके अपनी सारी मुसीबतें दूर करनी होगी और चिप्स बनाने में ना मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ, अब मेहनत करना शुरू कर दो। कंपनी की तरफ से पैसे एडवांस दिए हैं। अब इनका सामान मंगाकर लग जाओ दोनों काम पर और ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें 2 दिन में पूरा करना है। 2 दिन तो बहुत कम है, इतनी जल्दी कैसे होगा सब? सीता ये कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर राम प्यारे और मीना भी आ जाते हैं और उनकी सारी बातें सुन लेते हैं। अरे बहू, तू क्यों परेशान होती है? मैं हूँ ना, हम सब मिलकर बनाएंगे ना तेरे साथ चिप्स। अब बड़ी बहू को चिप्स बनाने का काम मिला है तो हम भी मदद करेंगे। हाँ, अब मैं भी ना मदद करूँगी। अब घर में किसी को काम मिला है तो हम सब साथ मिलके करेंगे। क्या सच में? आप दोनों मेरी मदद करेंगे? हाँ दीदी, अब हम सब ना साथ मिलकर काम करेंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा और तो और जो हमारे घर के हालात है ना वो भी सुधर जाएंगे। अब तीनों बाजार जाते हैं और बाजार में बोरे भरकर आलू लाते हैं। उन तीनों को आलू लाता देखकर पड़ोसन कहती है, अरे ये क्या लेकर जा रही हो दोनों सास बहू? ओ, लगता है आज पार्टी शार्टी है आपके घर में। तभी इतने सारे आलू लेकर जा रही हो। अरे नहीं विमला बहन, वो क्या है ना, मेरी बड़ी बहू को चिप्स बनाने का काम मिला है। अरे लगता है बहुत बड़ा काम मिल गया है तेरी बहू को, तभी तो घर बैठे बैठे पैसे छापे जा रहे हैं। सही है, ऐसी किस्मत होनी चाहिए। हम घर बैठकर पैसे छापे या बाहर बैठकर, उससे तुम्हें क्या, तुम अपने काम से मतलब रखो। इतना कहकर राम प्यारी और सीता वहाँ से चले जाते हैं और सारे आलू काटकर उन छत पर सुखा देते हैं। जिसके बाद सीता धूप में ही आलू छोड़कर नीचे आ जाती है। तभी विमला अपनी छत से उनकी छत पर पड़े हुए आलू पर पानी डाल देती है, जिससे सारे आलू गीले हो जाते हैं। कुछ देर बाद सीता छत पर जाती है तो गीले आलू को देखकर वो परेशान होती है और कहती है, हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अब मैं क्या करूँगी? अगर समय से काम पूरा नहीं हुआ तो सब काम बिगड़ जाएगा। बहू तू चिंता मत कर, सारा काम हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रख। माँ, ये हमसे इतना क्यों चिढ़ती है? देखो ना, जलन में इन्होंने हमारे सारे आलू गीले कर दिए। बुरे के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता है, बुरे के साथ हमेशा ही बुरा होता है। तू चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। राम प्यारी, सीता और मीना उन सभी आलू को पंखे में सुखा देते हैं, जिसमें रात भर लगती है, लेकिन वक्त पर आलू सूख जाते हैं। जिसके बाद उन्हें तल देती है। पूरा रात बैठकर वो तीनों आलू के चिप्स तैयार करती हैं। वक्त रहते सारा ऑर्डर पूरा हो जाता है, जिसके बाद वो ईशान की कंपनी में उसे भेजते हैं और उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं। अभी काम ऐसे ही आगे बढ़ता है और बड़ी बहू का चिप्स बनाने का काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है।